स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग लगभग हिस्ट्री, प्राचीन जो इतिहास है हम लोगों का, वो पूरा समाप्त हो गया आपका, है ना। तो आज हम लोग सबसे अंतिम टॉपिक है हम लोग का क्या, गुप्त उत्तर काल का एमसीक्यू, उसको करेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए, गुप्त उत्तर काल जब आप पढ़े थे तो उसमें क्या क्या पढ़े थे, चालुक्य वंश पढ़े थे, पल्लव वंश पढ़े थे और आपका वर्धन वंश पढ़े थे। ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन को, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में किनका देखे थे, पुलकेशिन प्रथम का देखे थे। ठीक। जो कि क्या होते हैं, वास्तविक संस्थापक होते हैं आपके किसके, चालुक्य वंश के। ठीक। अब उसके बाद आता है पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय क्यों फेमस है और क्यों शक्तिशाली पराक्रमी राजा होता है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वो जो वर्धन वंश का हर्ष होता है, हर्षवर्धन, उसको क्या करता है, नर्मदा नदी के तट पे हराता है। ठीक। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है आपको, एहोल प्रशस्ति में, जो किनके द्वारा रचित है, रवि कीर्ति के द्वारा रचित है। जैसे कि हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, उनके दक्षिणा विजय पथ, जितने भी विजय पथ है उनके अभियान के बारे में हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, या उसी को इलाहाबाद प्रशस्ति बोला जाता है। वैसी रवि कीर्ति के आपका जो एहोल प्रशस्ति है उसमें जो हर्ष को हराए हैं नर्मदा नदी के तट पर, कौन, पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में वर्णन है। ठीक। तो ये आपका खत्म हो जाता है चालुक्य वंश। ठीक। चालुक्य वंश खत्म हो गया। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, पल्लव वंश का पढ़े थे। तो पल्लव वंश में देखे थे कि श्री विष्णु क्या थे, इसके संस्थापक थे आपके। ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें भी दो तीन राजाओं के बारे में देखे थे। तो श्री विष्णु आपके क्या हो गए, संस्थापक हो गए, और इनकी राजधानी क्या हो गई, कांची, जिसको कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक। और आपका जो अभी जो हम लोग ऊपर चर्चा किए चालुक्य वंश का, है ना, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, उनकी राजधानी क्या थी, वतापी या बदामी थी। ठीक। अब आ गए हम लोग पल्लव वंश में। तो पल्लव वंश का देख लिए, श्री विष्णु क्या है, इसके संस्थापक हैं, और राजधानी देख लिए क्या है आपका, कांची है। ठीक। अब इसमें देखिए, जो आपका महेंद्र वर्मन होगा, ठीक, महेंद्र वर्मन, वो क्या चीज की रचना करेगा, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहासन की रचना करेगा। ठीक। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहासन की रचना करेगा। अब आते हैं नरेंद्र सिंह वर्मन प्रथम। नरेंद्र सिंह वर्मन प्रथम, जिसको महामल्ल भी बोला जाता है, वो क्या करता है, वतापी को या बदामी को जीत कर क्या वतापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। प्लस उसी के बाद ये जो नरसिंह प्रथम होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण कराता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है आपका, है ना। इन बातों को भी याद रखिएगा। इसका नाम, इसको महामल्ल करके बोला जाता था नरसिंह वर्मन प्रथम को, तो महामल्ल नाम बोला जाता है, इसलिए महाबलीपुरम, या फिर क्या बोला जाएगा उसी को, महामल्लपुर, मलमपुर, मामललपुर, मामललपुर, मामललपुर। ठीक। वो एमसीक्यू में जब देखोगे ना तो तुरंत माइंड क्लिक करता है कि ये होगा करके। ठीक। ठीक। इस चीज को याद करिएगा, महामल नाम था उसका, तो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम करके नगर बसाता है, और उसमें क्या है, चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण कराता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद हम एक और शासक पढ़ते हैं इसी में से, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये क्या करेगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराएगा। ठीक। कैलाश मंदिर का निर्माण कराएगा, इसी को राजसिंह भी बोला जाता है, इसी राजा को। ठीक। नरसिंह वर्मन द्वितीय को। ठीक। अब देखिए वर्धन वंश के बारे में। ठीक। चालुक्य वंश देख लिए, पल्लव वंश देख लिए, फिर वर्धन वंश। वर्धन वंश में हम लोग देखे थे, जो आपका वर्धन वंश के संस्थापक बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन। कौन हो जाएंगे, पुष्यभूति वर्धन। तो इसी में हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी क्लास में भी, कि आपका पुष्य नाम से बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुष्यमित्र सुंग, जो सुंग वंश की नींव रखता है, बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक की। ठीक। उसके बाद पुष्यगुप्त देखने को मिलता है। तो पुष्यगुप्त कहाँ पे देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो सुदर्शन झील का क्या करवाते हैं, सुदर्शन झील का क्या करवाते हैं, निर्माण, है ना। सौराष्ट्र के जो गवर्नर होते हैं वो, तो उसका भी हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुष्यभूति। ठीक। तो पुष्यभूति क्या करते हैं, पुष्यभूति वर्धन, वर्धन वंश की नींव रखते हैं। ठीक। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आता जाता है कि हर्षवर्धन को अशोक की उपमा दी गई है। क्यों, क्योंकि अशोक भी क्या था, अपनी प्रजाहित को क्या रखता था, धर्मनिष्ठा से ऊपर रखता था। ठीक। प्रजा को क्या बोलता था, उनका कहना यह था कि प्रजा अगर खुश है तो राजा खुश है करके। तो हर्षवर्धन के बारे में ये चीज देखने को मिलता है, इसलिए हर्षवर्धन को अशोक की उपमा दी गई है। ठीक। इन बातों को भी याद रखिएगा। और देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है ना,
उसके लिए हर्षवर्धन क्या करता है, प्रतिवर्ष जो 200 गांव होते हैं उनका कर राजस्व क्या है, नालंदा के विकास के लिए देता है। नालंदा वाले विश्वविद्यालय के लिए याद रखिएगा कि उसमें हर साल कितने 10,000 विद्यार्थी बाहर से वहां पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। ठीक, हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को मानता था, महायान शाखा को, है ना, उसके प्रचार प्रसार में वो भी उनका भी नाम लिया जाता है हर्षवर्धन का। इन बातों को भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और वो क्या करता था, मतलब कि हर 5 साल में वो क्या करता था, प्रयाग में सभा आयोजित करता था, जिसमें कि वो क्या करता था, अपना जितना भी उसका जो भी उसका कोष होता उसको सबको वो लुटा देता था, दान कर देता था। ठीक, तो इन बातों को भी आप लोगों को याद रखना है। और 100 गांव को दान भी किया था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, इन बातों को भी याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष 200 गांवों के क्या है, जो कर संग्रहित होता था, राजस्व संग्रहित होता था, उसको नालंदा के विकास के लिए देता था। इन तथ्यों को सबको याद रखिएगा। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य जब पढ़े थे हम लोग तो देखे थे कि फाहयान आया है। ठीक, गुप्त साम्राज्य जब देखे थे तो फाहयान आया था 405 ईस्वी में। और इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आता है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आता है आपका, ये क्या बोलते हैं, वहनसांग, है ना, वहनसांग आता है, जो कि कब आता है, 629 ईस्वी में आता है। और लगभग 14 साल, लगभग अगर बोला जाए 14 साल, एग्जैक्ट 16 साल वो कहाँ रहता है, यहाँ भारत में रहता है। और 645 ईस्वी में चला जाता है। और वहीं 639 ईस्वी में कहाँ आता है, छत्तीसगढ़, जिसको छत्तीसगढ़ को किया सलो करके बोलता है, जिसका वर्णन सियुकी करके उनका जो बुक है उस रचना में देखने को मिलता है। ठीक, तो इन सारे तथ्यों को आप लोग को याद रखना है। ठीक, इत्सिंग करके भी एक देखे थे हम लोग, जो कि बिहार में आता है। ठीक, चीनी यात्री होता है। ठीक, इनके बारे में भी याद रखना, इत्सिंग करके। ठीक, चीनी यात्री कब आता है, और 673 ईस्वी में। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, गुप्त उत्तर काल के जो 3 वंश थे उनको हम लोग देख लिए। ठीक, कौन कौन सा, चालुक्य, पल्लव और आपका हर्ष जो वर्धन वंश है उनके बारे में। ठीक, तो उनके हम लोग क्या लगाएंगे, एमसीक्यू, उनके क्या लगाएंगे हम लोग, एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाण भट्ट को भी याद रखिएगा, हर्षचरित, है ना, उसी से इस वंश के बारे में पता चलता है, वर्धन वंश के बारे में। तो इन चीजों को भी याद रखना है आप लोग को। ठीक, और उसी में उल्लेख भी है वहनसांग का। ठीक, और यात्रियों का मतलब यात्राओं का राजा राजकुमार किसको बोला जाता है, वहनसांग को। अब देखिए, चलिए लगाते हैं एमसीक्यू, और इसमें भी थ्योरी पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला है आपका दिया हुआ है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, पुष्यभूति वर्धन। ठीक, पुष्यभूति वर्धन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब सुमेलित करना है हम लोगों को। तो देखिए, यहां से हम लोग सिर्फ एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे आपका, कि वर्धन वंश, क्या पढ़े थे, थानेश्वर करके। ठीक, क्या पढ़े थे, वर्धन, 2 सेकंड, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग पढ़े थे वर्धन वंश, कहाँ, थानेश्वर इनकी राजधानी होती है। ठीक, अब ये देखिए मौखरी कौन है, ये नया है। तो हम लोग एक चीज देखे थे कि हर्षवर्धन जो उसकी बहन होती है राजश्री, उसको आत्मदाह करने के लिए क्या करता है, रोकता है। तो वही राजश्री का विवाह मौखरी के नरेश से होता है, इसलिए मौखरी का भी यहाँ पे पूछा गया कि राजधानी क्या है, तो क्या है, कन्नौज। अब वाकटक वंश, तो वाकटक राजा के बारे में भी हम लोग देखे थे, कब, जब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, गुप्त साम्राज्य जब पढ़ रहे थे, तो उसमें उनकी बेटी होती कौन, प्रभावती, उनका शादी किनके साथ होता है, वाकटक नरेश के साथ होता है, रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन द्वितीय, और उनका बेटा कौन होता है, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक, तो वाकटक का क्या है, पुरी का, और मैत्रक का क्या हो जाएगा, वल्लभी। इन चीजों को याद रखना है आप लोग को। ठीक, तो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक, अब देखिए अगला, तो यहाँ पे देखिए वर्धन वंश का नींव कौन रखता है, पुष्यभूति। ठीक, पुष्यभूति वर्धन रखता है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब लाइन से हम लोग देखते जाएंगे कि कौन किसका है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मौखरी का तो देख लिया हम लोग कि राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन होती है उसका इनके साथ क्या होता है, विवाह होता है। ठीक, तो मौखरी के कौन होते हैं, ईशान वर्मन। ठीक, मौखरी के कौन हो जाएंगे, ईशान वर्मन, संस्थापक बोल रहा है ना, शादी किसी और के साथ होगा, उसके नाम का डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे। वाकटक का विंध्य शक्ति। ठीक, और मैत्रक का भट्टार्क। ठीक, इन बात को याद रखिए। देखिए, वर्धन का पुष्यभूति और मौखरी का ईशान वर्मन, वाकटक का विंध्य शक्ति और मैत्रक का भट्टार्क। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर। अब देखिए, कदम्ब राज्य की स्थापना
मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो देखिए मयूर शर्मन का जब हम लोग थ्योरी क्लास ले रहे थे तो इसमें देखे थे कि जो मयूर शर्मन है ये कितने बार, सर्वाधिक बार 18 बार क्या करवाता है, अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जो कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन करता है वो 18 बार क्या करवाता है, अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। इन बातों को भी याद रखिएगा। तो चौथा का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैजंती या वनवासी को। ठीक, उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, वैजंती या वनवासी को बनाई थी। ठीक, वैजंती या वनवासी को बनाई थी, इस बात को याद रखना। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन की बहुत सारी रचनाएं आप लोग को देखने को मिलेगी कि ये रचना इसने की है ऐसा करके। ठीक, बाणभट्ट का बस हर्षचरित देखने को मिलता है जिसमें इस वंश के बारे में है बातें और वहनसांग के बारे में। ठीक, तो देखिए अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक, कौन था, हर्षवर्धन। और बिंबसार जो बोल रहा है तो बिंबसार तो हर्यक वंश का था, है ना, बिंबसार हर्यक वंश का था। और अशोक जो है आपका वो मौर्य वंश का हो जाता है, अशोक बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक। और कनिष्क कहाँ है आपका, कुषाण वंश का होता है। ठीक है, और देखिए अशोक जो है आपका तृतीय बौद्ध संगति का बनता है संरक्षक और कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति का बनता है। ठीक, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व और ये पहली सदी ईस्वी में। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। ठीक, कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में अशोक वाला, और कनिष्क वाला कहाँ होता है आपका, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक, बाणभट्ट के द्वारा। बाकी कालिदास का देख लेते, क्या क्या देखे थे, मेघदूत, रघुवंशम, कुमारवंशम, और क्या देखे थे, अभिज्ञानम शकुंतलम, है ना, और एक अग्निमित्र ऐसे करके भी देखे थे। ठीक, इन बात को याद रखिएगा। बाकी व्यास जी को ही क्या बोलते हैं, वेद व्यास, है ना, इनका बाद नारायण भी बोलते हैं इनको। और क्या किए थे, ये उत्तर मीमांसा का रचना किए थे जिसको वेदांत भी बोला जाता है। ठीक, और वाल्मीकि रामायण के लिए, है ना। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री भारत आया था, चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो कौन आया था आपका, वहनसांग आया था। कब आया था, कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। ठीक, और 639 में वो कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ में करता है भ्रमण, है ना। तो यही छत्तीसगढ़ को सियुकी करके किया सलो करके बोलता है, सियुकी नामक बुक में अपने। ठीक, किया सलो करके, कौशल करके बोला जाता है, किया सलो। ठीक, 639 में। और वापस कब चला जाता है अपने चीन, 645 ईस्वी में चला जाता है वापस चीन। ठीक, ये तीन को याद रखिएगा। तो वही पूछा जाता है कि लगभग कितने साल, तो 14, और एग्जैक्ट ऐसा देखा जाए तो 16 वर्ष। अभी एमसीक्यू लगाएंगे तो क्यों 14 साल लगाए, क्योंकि ऑप्शन में 16 नहीं, तो नियर अबाउट लगाना था तो 14 साल। ठीक, ऐसा करके देख लेंगे। बाकी मेगास्थनीज देखे थे हम लोग, क्या होता है मेगास्थनीज, सेल्यूकस का क्या होता है, दूत। तो उसकी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। तो सेल्यूकस का दूत ये जो मेगास्थनीज आता है, मौर्य के मगध साम्राज्य में रहता है ना। और क्या बोलते हैं, यही मेगास्थनीज इंडिका नामक बुक की रचना करता है। ठीक, फाहयान का देखे थे, गुप्त काल के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहयान, है ना। ये भी क्या करने आया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। और इसका पूछा जाएगा तो 405 ईस्वी लेना। ठीक, कब आया था, 405 ईस्वी लेना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। देखिए चालुक्य राजा का थ्योरी पोर्शन जब देख रहे थे तो ये देखे थे पुलकेशिन प्रथम जो कि नींव रखते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है उनको चालुक्य वंश का। और पुलकेशिन द्वितीय देखे थे जो कि इसको हराते हैं नर्मदा नदी के तट पर, किसको हराते हैं, हर्ष को हराते हैं, है ना। जिसका जिक्र किसमें है, रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति में, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है को भी कौन पराजित कर रहे हैं, कर क्या है, तो कौन पराजित करते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम पराजित करता है। कौन करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम पराजित करेगा। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम पराजित करेगा किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। ये पल्लव वंश का है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम देखे थे ना, नरसिंह वर्मन प्रथम जिसको महामल्ल भी बोला जाता था, और एक नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि क्या करता है, आपका कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है कांची में, है ना। और ये महामल्ल बोला जाता था नरसिंह वर्मन प्रथम को, जो क्या कराया था, महाबलीपुरम की स्थापना कराया था, मालमपुरम की स्थापना कराया था, जहाँ पे क्या किया था, चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। ये सब चीज पढ़े हैं हम लोग। और महेंद्र वर्मन का देखे थे तो महेंद्र वर्मन क्या किया था, रचना किया था, किसका रचना किया था महेंद्र वर्मन, आपका मत विलास प्रसन्न करके रचना किया था। ठीक, तो इतना चीज देख लिए हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, 9वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन भी क्या था? प्रजा को सर्वोपरि रखता था और दिल खोला आदमी था। ये भी कैसे? दान मतलब कि धन संपदा को लुटाने वाला। नालंदा के विकास के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए ये खुद मतलब कि 100 गांव को दान देना, प्लस जो 200 गांव है इसके, उसके लिए प्रतिवर्ष 200 गांवों का प्रतिवर्ष क्या देता था? राजस्व देता था, है ना। ये सारी चीजें हैं हर्षवर्धन के बारे में। और प्रति 5 साल में क्या कराता था? प्रयाग में सभा आयोजित करता था, जहां पे अपना संपूर्ण जो रहता है उसको दान करता है, जितना भी इसका रहता है राजकोष उसको लुटाता है पूरा हर 5 साल में हर्षवर्धन। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो किसके? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक, किसके राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। और वैसे दांडी किसके थे? दांडी किसके थे? नरसिंह वर्मन। देखे थे ना इसका भी दांडी का कब पढ़ रहे थे तो देखे थे हम लोग दांडी का। दांडी किसके है करके? नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक, नरसिंह वर्मन के। दांडी का भी याद रखना, नरसिंह वर्मन के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक, नरसिंह वर्मन के दांडी। थ्योरी क्लास में भी देखे थे इसको, नोट्स में मिल जाएगा। नरसिंह वर्मन के क्या थे? दरबारी कवि। इनको भी याद रखना है आप लोग को, दरबारी कवि, बारी कवि। ठीक, क्योंकि दरबारी कवि को रचनाओं के माध्यम से ही राजाओं को जानने का मिलता है कि राजा का व्यवहार कैसा था, क्या था, है ना। अब देखिए, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक, तो कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है आपके? रवि कीर्ति। ठीक, अब देखिए, हाथी गुफा अभिलेख के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, याद करिए कहाँ पे पढ़े थे। ठीक, अब देखिए, प्रतापशील, हुण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ठीक, 12वां का जो क्वेश्चन है उसमें इतनी सारी जो उपाधियां दी हैं वो किसकी है? तो प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए, जितने राजा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़े हैं। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि थ्योरी पर्सन में अगर कुछ छूट जाता है तो उसको हम लोग कहाँ कवर कर लेते हैं? MCQ के फॉर्मेट में कवर कर लेते हैं। ठीक, तो प्रतापशील, हुण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज कौन है? प्रभाकर वर्धन। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ किए थे? कन्नौज में किए थे। कहाँ किए थे? कन्नौज में किए थे। ठीक, इन बातों को याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सकलोत्तर पथनाथ, पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? ठीक, तो किसको कहा गया है? आपके हर्षवर्धन को कहा गया है। ठीक, किसको कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया है। इन बात को भी याद रखना आप लोग। ठीक, कि हर्षवर्धन को कहा गया है। ठीक, अब चलिए आगे। और अब चलते हैं आगे। ठीक, राजगिरी का याद है? राजगिरी जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी। ठीक, किसके? अजात शत्रु के संरक्षण में। और कौन? महाकश्यप कौन बनते हैं इसके अध्यक्ष? बनते हैं कब? 483 ईस्वी में, ईशा, है ना, 483 ईसा पूर्व में। कब? जब आपके बौद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है तब। ठीक, वहनसांग ने किसे शिला दी थी कहा है? तो हर्षवर्धन को कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश पूरा एक तरीके से छीर्ण हो गया था, बार बार उसमें हुणों का आक्रमण, ये सब चीज देखने को मिलता है ना। हर्षवर्धन जो है उसके बाद पुनर्गठन करते हैं कहाँ? उत्तर भारत को। हाँ, देखिए यहाँ पे जो सकलो तरापथ नाथ जो है ना वो उत्तर, देखिए उत्तर भारत में बड़े भूभाग का पुनर्गठन तो उत्तर भारत का विजय करने वाला होता है इसका मतलब। ठीक, सकलोत्तरा पथ नाथ। ठीक, उत्तर भारत को जीतने वाला उसका पति। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े, तो देख लिए हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? शशांक होता है। ठीक, शशांक होता है। आगे देखेंगे कि शशांक किनको पराजित करता है, उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। ठीक, शशांक। 17वां का क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा के पास, है ना, नर्मदा के पास किया था ना। ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति में इसका क्या है? जिक्र है। ठीक, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था?
ठीक, कौन सा है? तो हर्ष के शासन काल में आपका कन्नौज है, क्योंकि ये क्या करता है, थानेश्वर से कन्नौज क्या करता है, स्थानांतरित करता है ना अपनी राजधानी। तो हर्ष के शासनकाल में आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, कन्नौज। ठीक, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो कौन लिखेगा? उसका राज दरबारी लिखेगा, बाण भट्ट। ठीक, और बाकी वराहमिहिर ये सब हम लोग किसमें पढ़े थे? गुप्त काल में पढ़े थे। ठीक, वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करते थे? तो प्रयाग में करते थे ना, प्रयाग सभा। ठीक, हर 5 साल में करते थे और वहां पे अपनी पूरी जो जितनी भी संपत्ति होती थी उसको लुटा देते थे। ठीक, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में पड़ती है? तो हरियाणा में पड़ती है। ठीक, कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन जयश्री राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी के नरेश के साथ हुआ था। किनका? ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक, ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक, मौखरी नरेश किससे? ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक, इन बात को याद रखिएगा। और देखिए यहीं पे ही जब हम लोग फर्स्ट में जब सही जोड़ी लगा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो यहीं पे मैंने बोला था मौखरी, ये हाँ मौखरी का कन्नौज। इधर देखते हैं आगे, ये जो मौखरी का संस्थापक अगर पूछा जाए तो ईशान वर्मा। ठीक, और ग्रह वर्मा के साथ क्या है? राजश्री का विवाह। ठीक, इसलिए मौखरी को बार बार पूछा गया है, उनकी बहन इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक, कौन से नंबर में पहुंचे थे हम लोग? कौन से नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे थे? 23 नंबर के लगभग क्वेश्चन में पहुंचे थे। ठीक, आ गया ये, है ना, राशि का विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक, अब देखिए ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक, और ईशान जो था वो क्या था? संस्थापक था मौखरी का। ठीक, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन टू की हत्या किसने की थी? तो गौर नरेश शशांक ने की थी। ठीक, और इसी को ही भी पढ़े थे, शशांक कौन था? समकालीन था करके, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे ना। कहाँ गया शशांक वाला? ये देखिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? शशांक था। और यहाँ पे जो शशांक है ना, बंगाल यहाँ पे देखिए जो शशांक है ना, गौर नरेश शशांक हर्षवर्धन के अग्रज किसका? राजवर्धन टू की हत्या करता है। तो वही हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु उपरांत राजगद्दी में बैठता है हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। ठीक, तो देखिए संवत के बारे में बार बार क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम लोग खुद देखे थे कि अभी हम लोग कौन सा संवत यूज करते हैं, हमारे भारत सरकार कौन से शक संवत का यूज करते हैं। ठीक, जो कि 78 ईस्वी है। और किनका है ये? आपका कुषाण वंश है ना, कनिष्क वाला जब पढ़े थे उसमें देखे थे। वैसे ही आपका होता है गुप्त संवत। गुप्त संवत का देखे थे 319 से 320 ईस्वी, है ना, 319 से 320 ईस्वी आपका गुप्त संवत। कौन लेके आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, और वैसे ही विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य लेके आते हैं। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य बोला जाता था। और ये जो विक्रम संवत है आपका 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, इसको कौन लेके आते हैं? विक्रमादित्य, है ना, विक्रम संवत। उसके बाद एक कली संवत भी देखे थे, कली संवत, जहाँ पे जो भगवान कृष्ण जी हैं देह त्याग करते हैं, कली संवत 3102 ईसा पूर्व, है ना। तो राजा युधिष्ठिर के द्वारा पांडव लोग, है ना, ये चीज देखने को मिलता है। कलयुग का प्रारंभ भी बोला जाता है इसको। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं? हर्ष संवत। कब देख रहे हैं? 606 ईस्वी में। ठीक, 606 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखना है आप लोगों को। कब करता है? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में करता है। ठीक, 25वें नंबर का क्या है? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? ठीक, तो कौन लेके आया? हर्षवर्धन लेके आया। ठीक, हर्षवर्धन लेके आया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। वहनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, बोल रहा है। ठीक, मतलब सूती का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर वहनसांग। ठीक, तो क्या था? मथुरा था। ठीक, क्या था आपका? मथुरा था। मथुरा बी ऑप्शन राइट आंसर मारिएगा। कवि बाणभट्ट निवासी, कवि बाणभट्ट निवासी था, कहाँ का था वो? थानेश्वर का था। ठीक, थानेश्वर का था, है ना, कवि बाणभट्ट निवासी। और वर्धन वंश का पहला राजधानी थानेश्वर ही था, फिर उसके बाद कन्नौज ट्रांसफर किया। कौन? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन है? नागानंद का रचनाकार कौन है आपका? हर्षवर्धन है। देखिए नागानंद का रचनाकार कौन है आपका? हर्षवर्धन है। ठीक, हर्षवर्धन। वही हम लोग देखे ना, हर्षवर्धन एक रचनाकार भी है। ठीक, बाणभट्ट का तो देखे थे, बाणभट्ट का क्या था? हर्षचरित था। ठीक, हर्षवर्धन नागानंद का रचनाकार। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक,
नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, ये सारे किसके हैं? हर्षवर्धन के हैं। ठीक, हर्षवर्धन के हैं, याद रखिएगा। बाणभट्ट राज दरबारी कभी मत लगाइएगा, हर्षवर्धन थे। ठीक, हर्षवर्धन थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसके भी हर्षवर्धन आएंगे। ठीक, गुजरों को कौन पराजित किए हैं? हर्षवर्धन। तो आज भी भारत में हेनसांग को याद करने की मुख्य कारण है स्यूकी की रचना। स्यूकी की रचना किए हैं ना, इसलिए उनको याद किया जाता है। उसमें किया सलो छत्तीसगढ़ का भी वर्णन है। हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो कहाँ का? वतापी या बदामी का राजा था, है ना, पुलकेशन द्वितीय। जब हम लोग पढ़े थे चालुक्य वंश, पुलकेशन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। नर्मदा नदी के तट भी हर्ष को हराया था। जिसमें किसका वर्णन किसमें है? इसमें है राजकीर्ति, आपका रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति। देखिए बार बार उस चीज को दोहराने का मतलब ये है आप लोगों को एकदम रट्टम रट्टा याद हो जाना चाहिए, वो है ना। रटने की जरूरत नहीं, कोई चीज सुन के भी याद हो जाता है या कहानी के रूप में भी सुन के याद हो जाता है। ठीक, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया। ठीक, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, जब गुप्त वंश पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कहाँ करता है? वकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय के साथ, है ना। और उसका बेटा होता है प्रभाकर प्रवर सेन द्वितीय, है ना। वैसे ही हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कर रहे हैं? वल्लभी नरेश से किया, जो उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, तो वल्लभी नरेश का नाम क्या था? वल्लभी नरेश का नाम क्या था आपका? इसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक, क्या नाम था? ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक, क्या नाम था? ध्रुवसेन द्वितीय। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? अब देखिए दूत से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम लोग देखें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस का दूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक, इंडिका नामक बुक की रचना किया, जिसमें बोला कि दास प्रथा प्रचलित नहीं है, 7 जातियां उपलब्ध है ना, ये चीज। वैसे ही हम लोग यूनानी शासक जो तक्षशिला में बैठे रहते हैं, उनका दूत कौन होता है? हेलियोडोरस, है ना, जो कि क्या करता है? भागवत धर्म को अपनाता है। और गरुड़ स्तंभ ले कहाँ? बेसनगर में, है ना, उसका है। ये चीज देखने को मिलता है, जो किसको? वसुदेव से संबंधित है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। वैसे यहाँ पे इस दूत को याद रखना, एक राजदूत, राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। ठीक, किसने? चीन के राजा ताइसुंग के पास एक क्या भेजता है? राजदूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक, कभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे। ठीक, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है? बहुत आता है, ये वहेन है। ठीक, वांग वहेन तसे। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, हवेन 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 हवेन। ठीक, हवेन। ठीक, वांग हवेन तसे। ठीक, जो कि क्या होता है? राजदूत, अंतिम राजदूत होता है, जो कि अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी का नाम बताना है। ठीक, तो अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था? वांग हवेन तसे, जो कि हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित होता है उसका विस्तार से वर्णन करता है। ठीक, कितने मिशन? 3 चीनी मिशन, और एक मिशन जो होता है वो हर्षवर्धन के मरणोपरांत आता है। ठीक, राजदूत का नाम क्या है? वांग वहेन तसे। ठीक, जो कि अब वहीं पे था वो दूत, तो पूरा घटनाक्रम को क्या किया? विस्तारित किया हुआ है। ठीक, हर्षवर्धन की मृत्यु के घटनाक्रम का घटित। और फाहियान कौन है? ये तो गुप्त काल के समय में 405 ईस्वी में क्या आया था? चीनी यात्री था, और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था, है ना, चीजों को भी पढ़े हैं। और वहन सांग के बारे में पढ़े, जो कि अभी आया है। कब आया है? 629 ईस्वी में। ठीक, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि? देखिए यहाँ से 2-3 बात याद रखना। देखिए बौद्ध का और क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में या फिर आपका व्यापम में आंसर लिया गया कि प्रछन। बौद्ध का और नाम क्या है? प्रछन करके। पर प्रछन किनको बोला जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को बोला जाता है। तो जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसमें लेता है इनमें से कोई नहीं करके। और देखिए, तो मैंने बोला था बुद्ध जी का नाम क्या रहेगा आपका? बुद्ध जी का नाम शाक्य मुनि। बुद्ध जी को और क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि, या उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ बोला जाता था। ठीक, उनके बचपन का नाम क्या बोला जाता था? बुद्ध जी को सिद्धार्थ बोला जाता था। इन बातों को भी आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक,
उनको क्या बोला जाता था, उनके बचपन को नाम को सिद्धार्थ और शाक्य मुनि बोला जाता था, किनको, बुद्ध जी को। ठीक, अब चलते हैं आगे। वहनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा है बोल रहे हैं। ठीक, वहनसांग भारत में तो हम लोग याद किए थे 629 ईस्वी में आया है, और 639 ईस्वी में ये छत्तीसगढ़ आया। ठीक, जिसको किया सलो करके बोला छत्तीसगढ़ को, सीयू की अपने पुस्तक में। और 645 ईस्वी में क्या किया, वापस चीन चला गया। ठीक, तो ऐसे देखेंगे तो 16 साल, और ऐसे लगभग करके पूछ रहा है, लगभग करके, और नियर अबाउट क्या है 14, और 16 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, और लगभग करके पूछ रहा है। ठीक, इसलिए 14 मारे यहाँ पे। वहन सांग के सम्मानार्थ मतलब सम्मान के लिए महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था करके पूछ रहा है। ठीक, तो 643 ईस्वी में कहाँ पे करवाए थे, कन्नौज में कराया था। वैसे भी हर्षवर्धन थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ कराया था, कन्नौज, तो कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कन्नौज क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, वहनसांग के सम्मान के लिए महायान धर्म, और कब कराता है, उसके जाने से 2 साल पहले ही, कब, 643 ईस्वी में। ठीक, ये देखिए, है ना, 645 ईस्वी में तो चला जाता है वो, 643 ईस्वी में कराता है। ठीक, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये भी आपके हर्षवर्धन को दिया जाता है। अब देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को कौन रोका था, तो कौन रुकता है, पुलकेशिन द्वितीय। रविकीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति में इसका वर्णन है। ठीक, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, तो कौन देता है, हर्षवर्धन देता है। और दूसरी बात याद कीजिए, हर वर्ष प्रति वर्ष 200 गांवों का राजस्व भी ये क्या करता है, दान करता है हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हर्षचरित किसका है, हम लोग पढ़े थे बार बार, बाण भट्ट का। और हर्षवर्धन का नागानंद करके पढ़े थे ना, रत्नावली प्रियदर्शी का। ठीक, और आपका ये नीति शतक, ये सब किसका है, भरतहरि का भक्ति शतक, श्रृंगार शतक, सूर्य शतक, मयूर का। ठीक, तो आपका आ जाएगा ए का 4। ठीक, और डी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो बी का 2, सी का 3, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। ठीक, तो आपका देख लीजिएगा, राइट आंसर ए का 4 है। ठीक, बी का 2 है, सी का 3 है, और डी का क्या है, 1। ठीक, इसको लगा लीजिएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, तो देखिए डायरेक्ट दिख के पता चल रहा है। ठीक, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है, कालिदास नहीं था। कालिदास तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय होता है ना, विक्रमादित्य, उसका क्या होता है, ये नवरत्न होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाए, उसका 9 रत्न होता है कालिदास। और बाण भट्ट तो खुद हर्षचरित, ये खुद उनका दरबारी कवि है। भृतहरि का भी देखा और मयूर का भी देखे, है ना, कि क्या क्या रचित किए हैं करके, यहीं पे ही भृतहरि का नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, नीति श्रृंगार और भक्ति, नीति श्रृंगार और भक्ति किसके, भृतहरि के। और सूर्य शतक किसका, मयूर का। ठीक, कथन देखिए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ क्या किया, अपनाया। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, ए आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सही सुमेलित है, अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। सिंहनाद महासेनापति को बोला जाता था। कुंतल सेनापति अश्वसेना, ये भी बिल्कुल सही है, अश्वसेना सेनापति कुंतल कहलाते थे। उपयुक्त सभी सही है। ठीक, सुमेलित है। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु भारतीय लोग क्या होते हैं, ईमानदार और भारतीय स्वच्छता प्रेमित। कौन, वहनसांग, अपनी सीयूकी में, सीयूकी में बोला है, ये सीयूकी नामक बुक लिखा है उसमें। ठीक, अग्रहार का अर्थ था, तो अग्रहार का हम लोग देखे थे, अग्रहार के बारे में भी हम लोग और पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं उस चीज को अभी चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो कर है, मुक्त भूमि अनुदान, वो है अग्रहार। तो हम लोग सातवाहन वंश पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि ब्राह्मणों को दान देने का जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो छोड़े हैं, कौन छोड़े, सातवाहन शासक लोग छोड़े हैं। ठीक, इसी को ही अग्रहार भी कहा जाता है करके, सातवाहन शासक जब पढ़े थे तब देखे थे। ठीक, उसके बाद देखिए, घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था करके पूछ रहा है, तो किसमें होता था आपका ये घंटी यंत्र का, खेत की सिंचाई के लिए। ठीक, तो आप क्या राइट आंसर मारोगे, बी। ठीक, खेत की सिंचाई के लिए। उसके बाद आपका 52 का आंसर है, 52 का
दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपति का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, जलाशय की भूमि। ठीक, जलाशय की भूमि। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखें कि खेत की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग, और यहाँ पे जलाशय की भूमि के लिए दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपति, इसको थ्योरी में नहीं देखे हैं, एमसीक्यू में ही इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपति का अर्थ क्या होता था, जलाशय की भूमि। हर्षिल काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10, और मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी आपकी, मौखरी की शासकों की राजधानी क्या थी आपकी, कन्नौज। ठीक ठीक, क्या थी, कन्नौज थी। इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों का गुप्तोत्तर काल का एमसीक्यू भी खत्म होता है यहाँ पे। लगभग प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोग। कुछ कुछ टॉपिक जैसे बचे हैं होंगे तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोग थ्योरी पढ़िए, फिर एमसीक्यू लगाइए। थ्योरी में कुछ पोर्शन छूट जाता है तो उसको हम लोग एमसीक्यू वाले पोर्शन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग हो सके तो मिडवेल स्टार्ट करेंगे।